नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस और कॉन्स्टिट्यूशन की इन क्लासेस में। आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने ना सिर्फ केशवानंद भारती केस के बारे में बात की थी, बल्कि हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी लगाया था, बल्कि हमने कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को भी सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम समानता के अधिकार के बारे में बात करेंगे, राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करेंगे। देखो, हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया हुआ है कि सर भारत के संविधान में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। मूल रूप से भारत में 7 फंडामेंटल राइट थे। लेकिन हम यह भी जानते हैं कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है, उसको यहां से हटा करके अनुच्छेद 300 ए में रख दिया गया और उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे एक लीगल राइट बना दिया, उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, उसे एक लीगल राइट बना दिया। तो इसके बाद हमारे संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार बचते हैं। पहला आता है समानता का अधिकार, राइट टू इक्वालिटी, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। इसी तरीके से आता है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लिबर्टी, जो 19 से लेकर के 22 तक आता है। इसी तरह शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये 23 और 24 में आता है। फिर हम जाएं तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, रिलीजियस लिबर्टी का राइट, ये 25 से लेकर के 28 तक आता है। फिर अल्पसंख्यक और संस्कृति का अधिकार, ये जो अधिकार है ये 29 और 30 में आता है। और फिर एक है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का राइट, ये आर्टिकल नंबर 32 में आता है। तो हमने ये देखा था कि इस तरह से कुल 6 मौलिक अधिकार हैं, इस तरह से कुल 6 फंडामेंटल राइट हैं जो हमें देखने के लिए मिलते हैं। याद रखेंगे, संपत्ति को अब मौलिक अधिकार नहीं माना जाता, प्रॉपर्टी को अब फंडामेंटल राइट नहीं माना जाता। तो अब सबसे पहले हम यहां से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। कोशिश वही रहेगी कि बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से इस आर्टिकल को पढ़ा जाए। इन पांचों आर्टिकल से बहुत सारे सवाल बनते हैं, डिटेल में पढ़ेंगे और जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। देखो, एक बार पहले आप देख लो कि आखिर किस आर्टिकल में क्या दिया गया है, फिर एक एक करके हम इनका पोस्टमार्टम करेंगे। पहला है आर्टिकल नंबर 14, अनुच्छेद नंबर 14। इसमें विधि के समक्ष समानता की बात की गई है, इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात की गई है। अभी डिटेल में हम जानेंगे कि ये दो चीजें कहता है, विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण। एक ब्रिटेन से तो दूसरा अमेरिका से लिया गया है। क्या है क्या नहीं है, अभी हम इस बारे में जानेंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 15 है, आर्टिकल नंबर 15 है। ये कहता है कि राज्य धर्म अर्थात रिलीजन, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 चीजें हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इसके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत सारे सब क्लॉज हैं इसके, एक एक सब क्लॉज पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए केसेस को भी पढ़ेंगे और चीजों को बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। फिर अनुच्छेद नंबर 16, आर्टिकल नंबर 16, ये सार्वजनिक रोजगार में अवसर की, ये सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता की बात करता है, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करता है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ये कहता है कि जब भी कोई सरकारी नौकरी निकाली जाएगी तो उसमें सभी को समान अवसर मिलना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जब अनुच्छेद 16 पर हम आएंगे तो ये प्यारे साथियों अस्पृश्यता का अंत करता है।
अनुच्छेद 16 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है, ये अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात करता है और ये संविधान के उन गिने-चुने अनुच्छेदों में से एक है जो पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है, निरपेक्ष है, मतलब इनका किसी भी प्रकार का कोई भी अपवाद नहीं है। तो हम ये भी जानेंगे और जो अनुच्छेद 18 है, ये उपाधियों के अंत से जुड़ा हुआ है, ये अबोलिशन ऑफ टाइटल से जुड़ा हुआ है। देखो, पहली क्लास जो फंडामेंटल राइट की हुई थी, वही हमने आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि साथियों फंडामेंटल राइट के पूरे आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। तो वहां भी हमने याद करवा दिए थे 2 से 3 बार रिवाइज करवा के। अभी फिर हम 2-3 बार आपको रिवाइज करवा देंगे और एक-एक आर्टिकल याद होना चाहिए। अब ना सिर्फ हम आर्टिकल पढ़ेंगे बल्कि उनके सब क्लॉज को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो अनुच्छेद नंबर 14 की बात करते हैं। सारी चीजें पीपीटी में है पर समझेंगे पहले बढ़िया तरीके से और फिर हम बात करेंगे कि सर इसमें क्या-क्या दिया गया है। तो जो अनुच्छेद नंबर 14 है, आर्टिकल नंबर 14 है, इसमें 2 अलग-अलग बातें दी गई हैं। एक इसमें अवधारणा है विधि के समक्ष समता, एक अवधारणा है विधि के समक्ष समता अर्थात इक्वेलिटी बिफोर लॉ और दूसरा है विधि का समान संरक्षण। दूसरा है विधि का समान संरक्षण। ये दो बातें इसमें बताई गई। देखो, ये जो पहला कंसेप्ट है विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से लिया गया है, यूके से लिया गया है और यह एक नकारात्मक अवधारणा है, यह एक नेगेटिव कंसेप्ट है। तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव कंसेप्ट क्यों है? इक्वालिटी बिफोर लॉ नेगेटिव क्यों है? ये कहता है कि कानून सभी के लिए समान है। ये कहता है कानून जो है वो सभी के लिए समान है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा कानून की नजर। चाहे आप राष्ट्र कोई भी व्यक्ति रहे, कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। जो लॉ है, कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। कानून ना धर्म के आधार पर भेदभाव करेगा, ना जाति के आधार पर भेदभाव करेगा, ना अमीर और गरीब के आधार पर भेदभाव करेगा। भाई कानून की नजर में हर एक व्यक्ति समान है। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है, आप इसे नकारात्मक क्यों कह रहे हो? याद करें, हम डे वन से आपको ये समझा रहे हैं, जब से हमने फंडामेंटल राइट पढ़ना शुरू किया है, कि नकारात्मक शब्द का अर्थ यहां पर यह है, नेगेटिव शब्द का मतलब यहां पर यह है प्यारे साथियों कि यह राज्य को कानून बनाने से रोकता है। अब मान लो राज्य चाहता है कि वो महिलाओं के लिए अलग से कानून बनाए, राज्य चाहता है बच्चों के लिए अलग से कानून बनाए या बूढ़े व्यक्तियों के लिए अलग से कानून बनाए, तो ये अनुच्छेद 14 उसे रोकता है। आर्टिकल नंबर 14 उसे रोकता है कि राज्य विशेष कानून नहीं बना सकता, क्योंकि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए। जो लॉ है वो हर व्यक्ति के लिए इक्वल होना चाहिए। एक व्यक्ति थे अल्बर्ट वैन डाइसी, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था। ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे अल्बर्ट वैन डाइसी, जिन्हें हम एवी डाइसी के नाम से जानते हैं। ये उन्हीं का कंसेप्ट है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, या इसी को हम रूल ऑफ लॉ के नाम से भी जानते हैं कि कानून का शासन होगा। अब देखो यार, ये आपको सुनने में तो अच्छा लग रहा होगा पर प्रैक्टिकल में ना ये अच्छी बात नहीं है। आप कहोगे सर ये अच्छी बात क्यों नहीं है? आप मुझे बताओ कि एक वर्ग ऐसा है जिसमें पुरुष है, कि हमारा समाज पुरुष सत्तात्मक समाज रहा है, तो पुरुषों ने तो अपना विकास कर लिया, पर इस विकास की धारा में महिलाएं बहुत पीछे छूट गई। अब उनके लिए अगर कुछ विशेष प्रावधान किया जाता है तो ये गलत नहीं है। अगर महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया, महिलाओं को मातृत्व लाभ के तहत जब वो मां बनती हैं तो उस समय सरकार उनको अवकाश देती है, ये गलत नहीं है। अब आप कहेंगे नहीं सर कानून तो सभी के लिए समान होना चाहिए। अब जो बूढ़े लोग हैं, जो बच्चे, बच्चों के लिए अगर शिक्षा का अधिकार दे दिया मुफ्त में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, तो आप कहोगे कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसी तरीके से मान लीजिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग जो समाज की विकास धारा में पीछे छूट गए,
क्योंकि उनके साथ सामाजिक भेदभाव किया गया। उनके साथ सोशल जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उन्हें फेस करना पड़ा, जिस वजह से वो विकास की धारा में पीछे छूट गए। तो ये जो अनुच्छेद 14 तो कानून बनाने ही नहीं देगा। ना कानून एससी-एसटी को आरक्षण देने देगा, ना ओबीसी को आरक्षण देने देगा, ना ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने देगा, ना महिलाओं को आरक्षण देने देगा, ना बच्चों के लिए कानून, ना बूढ़ों के लिए कानून। ये तो कहेगा कानून सभी के लिए समान है। इसलिए हमने अमेरिका से एक कंसेप्ट लिया, और जो कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया प्यारे साथियों, जो कंसेप्ट हमने अमेरिका से लिया, इस कंसेप्ट को हमने नाम क्या दिया? इस कंसेप्ट को हमने नाम दिया विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। और ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया? सर, ये कंसेप्ट हमने यूएसए से। और ये एक सकारात्मक विचारधारा है, यह एक पॉजिटिव कंसेप्ट। ये राज्य से कहता है, ये राज्य की परिभाषा क्लियर है आर्टिकल 12 में। ये राज्य से कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आपको लगता है कि कोई वर्ग पीछे रह गया है तो इस वर्ग के लिए आप विशेष कानून बना सकते हो, इक्वल लॉ बना सकते हो। हमेशा इस चीज को ना एक डायग्राम के थ्रू याद रखा जाता है, ये वाला डायग्राम, जिसमें एक तरफ इक्वेलिटी है और एक तरफ इक्विटी है। अब इक्वेलिटी क्या कहती है? सभी के लिए एक जैसा कानून होगा, सभी के लिए एक जैसा कानून होगा। तो यहां पर एक मैच चल रहा है। अब सभी के लिए एक जैसा कानून होगा तो तीनों के लिए भाई एक ही बॉक्स दे दो, क्योंकि सभी के लिए समान कानून है। इस बड़े हाइट वाले व्यक्ति को भी एक बॉक्स मिलेगा, इस इस बच्चे को भी एक बॉक्स मिलेगा, और इसे भी एक बॉक्स मिलेगा। अब ये तो मैच देख ले रहा है, ये भी मैच देख ले रहा है, लेकिन ये तो मैच नहीं देख पा रहा है ना। तो क्या किया जाएगा? देखा जाएगा कि इसकी हाइट तो ऑलरेडी ज्यादा है, तो क्यों ना इस व्यक्ति का जो बॉक्स है वो इस छोटे बच्चे को दे दिया जाए। तो अब यह भी मैच का आनंद ले पाएगा, और अब तीनों ही मैच का आनंद ले। तो जब आप तीनों को एक एक बॉक्स देते हो, मतलब आप कानून की समानता की बात कर रहे हो कि कानून की नजर में हर व्यक्ति समान। लेकिन जब आप कहते हो कि यार इस व्यक्ति को तो इस बॉक्स की जरूरत है ही नहीं, क्यों ना हम ये बॉक्स यहाँ इस बच्चे को दे दें, तो यह भी मैच का आनंद ले पाएगा। ये विधि का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है। समान परिस्थितियां बनाइए और समान परिस्थितियों के लिए समान कानून को लागू कीजिए। पहले परिस्थितियां समान बनाएं, फिर कानून को समानता से लागू करें। महिलाओं को मौका तो दें कि वो पुरुषों के बराबर आ जाएं, फिर महिला और पुरुष के लिए समान कानून। अनुसूचित जाति जनजाति को मौका दीजिए, उनका सामाजिक और आर्थिक स्तर बेहतर बनाइए, फिर सभी के लिए समान कानून। यही है विधि का समान संरक्षण। तो आप ये कह सकते हैं कि जो विधि के समक्ष समता है, यह कहती है कि कानून की नजर में हर व्यक्ति समान है, और राज्य किसी भी विशेष वर्ग के लिए कोई अलग से कानून नहीं बना सकता। इसलिए यह नकारात्मक अवधारणा है, नेगेटिव कंसेप्ट। लेकिन जब आप कहते हैं विधियों का समान संरक्षण, तो आप राज्य से ये कहते हैं कि हर वर्ग के लिए पहले समान परिस्थितियां बनाओ, फिर सब पर एक समान कानून लागू करो। पहले सबको इक्वल लेके आओ, फिर इक्वल लॉ को लागू करो। तो यह सकारात्मक अवधारणा है। ये राज्य को ये अलाउ करती है कि राज्य जो पिछड़े वर्ग हैं, जो पीछे रह गए हैं, उनके लिए विशेष कानून बना सके, उनके लिए स्पेशल लॉ बना सके। ठीक है? आपको याद होगा हमने पुरानी क्लास में ना इसकी चर्चा की थी। जब हम संविधान के स्रोत पढ़ रहे थे ना, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। हमने 4 अवधारणाएँ पढ़ी थी, 2 अनुच्छेद 14 से जुड़ी हुई हैं और 2 अनुच्छेद 21 से जुड़ी हुई हैं। हमने पढ़ा था कि विधि के समक्ष समता, ये एबी डाइसी के रूल ऑफ लॉ से आया है, और विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका के संविधान से आया है। ठीक ऐसे ही हमने आपसे कहा था कि जब अनुच्छेद 21 पढ़ेंगे तो 2 चीजें आएंगी, एक विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक विधि की उचित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ये हमने जापान से लिया था। प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ जो है वो हमने जापान से लिया था, और वो ये कहता है कि कोर्ट सिर्फ ये देखेगा
कानून बनाने की प्रक्रिया सही है या गलत। कानून कैसा भी हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कोर्ट सिर्फ़ ये देखेगा कि कानून बनाने की प्रक्रिया सही है या गलत। लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो अमेरिका से लिया गया है, वो कहता है कि प्रक्रिया भी सही होनी चाहिए और प्रक्रिया के साथ-साथ प्यारे साथियों, जो कानून है वह भी सही हो। महात्मा गांधी की बात, महात्मा गांधी क्या कहते हैं? साध्य और साधन दोनों सही, मीन एंड वांट दोनों सही होना चाहिए। यही है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। जबकि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ सिर्फ ये चेक करेगा कि प्रक्रिया सही है या गलत, अंत क्या है उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ध्यान दो। एक केस आया सुप्रीम कोर्ट के पास, बड़ा फेमस केस है प्यारे साथियों, और उस केस को कहा जाता है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ये 1798 में इसका फैसला आया था। 1978 में मेनका गांधी केस का फैसला आया था। मेनका गांधी केस इसलिए जरूरी है, मेनका गांधी लॉ, ये मेनका गांधी वाद इसलिए जरूरी है कि इसी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था और इस कंसेप्ट को हम गोल्डन गोल्डन ट्राइएंगल या स्वर्णिम त्रिभुज का नाम देते, इसे हम स्वर्णिम त्रिभुज का नाम देते हैं गोल्डन ट्राइएंगल बोल। इसमें तीन चीजें आती हैं प्यारे दोस्तों, ये याद कर लेना, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। जो भी व्यक्ति पीवाईक्यू लगाता है वो जानता है कि पूछा ही जाता है सर ये सवाल। तो इसमें तीन चीजें आती, इसमें आता है सबसे ऊपर तो अनुच्छेद 14, एक आता है अनुच्छेद 19 और एक आता है अनुच्छेद 21। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये तीनों आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और अगर आपने एक भी आर्टिकल को खत्म किया तो दूसरे का मतलब खत्म हो जाए। अगर आपने किसी भी आर्टिकल के मतलब किसी भी आर्टिकल को थोड़ा बहुत भी नुकसान पहुंचाया तो इन दोनों का पूरा अर्थ खत्म हो जाए। जैसे उन्होंने कहा कि आपने कहा कि भाई बोलने का अधिकार है, लेकिन आपने प्राण के अधिकार को छीन लिया। क्या मतलब? आपने कहा नहीं बोलने का अधिकार है लेकिन समानता का अधिकार नहीं है, तो भी क्या मतलब है? एक दूसरे से ये तीनों अधिकार जुड़े हुए हैं, तो इन तीनों अधिकारों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। ऐसे ही दोस्तों एक इसी केस में एक और मामला निकल के आया कि जो समान वेतन की अवधारणा है, आगे जाकर के हम डीपीएसपी में पढ़ेंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन। ये छोटी छोटी बातें ना, लेकिन यही एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है। समान कार्य के लिए समान वेतन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो आखिर ये अवधारणा कहां कहां छुपी हुई है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन कौन से हिस्से हैं जहां पर ये भावना छुपी हुई है? तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि देखो भैया, ये जो इक्वल पे इक्वल वर्क का कंसेप्ट है, इसमें आर्टिकल नंबर 14 है क्योंकि ये समानता की बात करता है। अनुच्छेद नंबर 16 है क्योंकि ये लोक नियोजन की बात करता है। एक डीपीएसपी है, एक डीपीएसपी है 39 डी, एक डीपीएसपी भी है, हम आगे जाकर के पढ़ेंगे 39 डी, वो भी इसी में आता है। और इतना ही नहीं, हमारे प्रस्तावना में जो हमने समाजवाद शब्द जोड़ा है, जो हमने सोशलिस्ट शब्द जोड़ा है, वह भी आता है। तो ये चार ऐसे आर्टिकल हैं, या आप कहें कि तीन आर्टिकल और प्रस्तावना में समाजवाद की अवधारणा जो समान कार्य के लिए समान वेतन देने की बात करती है। अब अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। ये दो बातें तो याद रखना। गोल्डन ट्रायंगल तो अक्सर पूछा जाता है कि संविधान के किन अनुच्छेदों को स्वर्णिम त्रिभुज कहा जाता है, तो 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अनुच्छेद 14 क्लियर है? क्लियर है। अनुच्छेद 14 में कितनी बातें हैं सर? दो बातें हैं। एक बात तो है कि विधि का समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण।
अब आ जाते हैं इसके अगले हिस्से पर कि ठीक है सर, आर्टिकल क्लियर हो गया, पर हमने आपसे एक छोटी सी बात कही थी कि कोई भी मौलिक अधिकार, कोई भी फंडामेंटल राइट निरपेक्ष नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है। याद है, हमने आपसे जब फंडामेंटल राइट की विशेषताएं बताई थी, तभी हमने कहा था कि कोई भी मौलिक अधिकार ऐसा नहीं है जो निरपेक्ष हो। हर मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। हर मौलिक अधिकार पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं, अर्थात रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। रीजनेबल का मतलब है तर्क के आधार पर प्रतिबंध लगाए। तो यहीं से प्यारे साथियों एक कंसेप्ट निकल के आता है कि हर मौलिक अधिकार के कुछ अपवाद होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं। अपवाद जो मौलिक अधिकारों को सीमित करते हैं, जो फंडामेंटल राइट को सीमित करने का काम करते हैं, इन्हें सीमित कर। तो अब ऐसे ही कुछ आर्टिकल हैं जो अनुच्छेद 14 के अपवाद हैं, आर्टिकल 14 के अपवाद हैं। अब इसमें सबसे पहला जो नंबर आता है, जो इसमें सबसे पहला नंबर आता है, वो है अनुच्छेद 361, आर्टिकल 361। ये जो अनुच्छेद 361 है, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को संरक्षण देता है। ये प्रेसिडेंट और गवर्नर को, ये राष्ट्रपति और राज्यपाल को, अर्थात प्रेसिडेंट और गवर्नर को संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है। संरक्षण देता है, प्रोटेक्शन देता है कि जब भी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या राज्यपाल के पद पर काम कर रहा है, तो उसने जो भी काम किए, जो भी काम उसने अपने समय में किए, उनके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। एग्जाम्पल के लिए, जो भी डिसीजन वो लेते हैं, जो भी कार्य वो करते हैं, उन्हें लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। हालांकि राज्यपाल के कुछ निर्णयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामले गए हैं, पर जनरली वो कोर्ट के लिए जवाबदेह नहीं होते। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान जो भी निर्णय लेते हैं, प्रेसिडेंट और गवर्नर अपने टेन्योर के दौरान जो भी डिसीजन लेते हैं, दे आर नॉट अकाउंटेबल फॉर द जुडिशरी, क्योंकि वो सरकार के अनुसार काम करते हैं। दे वर्क ऑन द विल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, जब भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर हैं, उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। उन पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल केस नहीं चलाया जा सकता। इवन प्रधानमंत्री को यह सुविधा नहीं। राष्ट्रपति या राज्यपाल पर किसी भी प्रकार का कोई भी क्रिमिनल मामला चलाया ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता। उन्हें उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता, चाहे उनके व्यक्तिगत मामले ही क्यों ना हो, पर्सनल मामले ही क्यों ना हो। लेकिन ना तो उनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा चलाया जाएगा, क्रिमिनल केस चलाया जाएगा, और ना ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। राष्ट्रपति है यार, भारत का प्रमुख है ना? तो इतनी बातें तो हमें रखनी पड़ेंगी उसके लिए। अगली चीज ये है कि अगर उसके ऊपर कोई सिविल मामला भी चलाना है, सिविल मतलब जैसे तलाक, उत्तराधिकार, या आप कहें कि संपत्ति से संबंधित मामले, तो उसके लिए भी 2 माह पहले एक नोटिस देना पड़े। 2 महीने पहले एक नोटिस देना पड़ेगा, तभी आप कोई सिविल केस चला सकते हो। 2 महीने पहले आपको एक नोटिस भेजना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत अंडर आर्टिकल 361 ये सारे संरक्षण मिलते हैं, ये सारे प्रोटेक्शन मिलते हैं कि जो भी कार्य वो करेंगे, उनके लिए वो न्यायपालिका के प्रति जिम्मेदार नहीं है। उनके कार्यकाल के दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जाएगा। यहां तक कि अगर कोई सिविल मामला भी चलाना है, तो 2 महीने पहले नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है। अब ऐसा ही प्रोटेक्शन एमपी एमएलए को भी मिलता है।
जैसे एक आर्टिकल है प्यारे साथियों, ध्यान दीजिएगा, और वो आर्टिकल है 105। आर्टिकल 105, 105 ये कहता है कि जो भी हमारे देश के सांसद हैं, जो भी हमारे देश के सांसद हैं, अर्थात जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये संसद में क्या बोलते हैं, ये समिति में क्या बोलते हैं, इन सब के खिलाफ कभी भी कोर्ट में कोई मामला नहीं चले। कोर्ट में कभी मामला नहीं। एक सांसद संसद में जाकर के क्या बोलता है, क्या वोट देता है, उसको लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते। जैसे मान लो कि मैं बीजेपी से हूं, लेकिन मैंने बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया। कोई एक प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव में मैंने बीजेपी के लिए वोट नहीं दिया, तो इस चीज को लेकर के आप मुझे कोर्ट नहीं ले जा। तो एक सांसद संसद में कोई बात कहे या संसद में किसी भी प्रकार का कोई वोट दे, इसे भी आप कोर्ट में लेकर के नहीं जा सकते। यही बात, बिल्कुल यही बात अनुच्छेद 194 के तहत एमपी और एमएलसी पर लागू होती है। अनुच्छेद 194 के तहत बिल्कुल यही बात एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और एमएलसी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इन दोनों पर लागू होती है। आप कहोगे सर एमएलए तो सुना है हमने, विधायक होता है, ये एमएलसी क्या है? देखो, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद होती है। तो जो विधानसभा के सदस्य हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, और जो विधान परिषद के सदस्य हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। जैसे आप बिहार का उदाहरण ले लीजिए, यूपी का उदाहरण ले लीजिए। यहाँ विधानसभा तो है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ यहाँ पर विधान परिषद भी बनाई गई है दोस्तों। इसी तरीके से एक आर्टिकल है 361A। ये आर्टिकल बाद में इंसर्ट किया गया। ये आर्टिकल है 361A, और 361A में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति संसद की कार्यवाही, विधानसभा की भी हो सकती है, संसद की कार्यवाही को प्रसारित करता है, तो उसके ऊपर भी कोई भी मामला नहीं चलाया जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरा एक न्यूज चैनल है और मैं संसद की कार्यवाही को प्रसारित कर रहा हूं। बस उसमें कोई दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, कोई भी काट छांट नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है उसको वैसा ही दिखाना। तो कार्यवाही को प्रसारित करने पर या कार्यवाही पर लेख लिखना, एज इट इज अगर आप लेख लिखते हैं तो उस पर भी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती, उस पर भी कोर्ट को केस नहीं हो सकता। और ऐसे ही एक है दोस्तों, ये हमें आगे भी पढ़ना है, और ये है आर्टिकल 31C। ये है आर्टिकल 31C, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये हम पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी आप इतना याद रखें कि इसमें यह कहा गया है कि अगर राज्य अनुच्छेद 39B, अगर राज्य अनुच्छेद 39B या अनुच्छेद 39C के लिए कोई कानून बनाती है, और अगर वो कानून आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन करता है, आर्टिकल नंबर 14 का उल्लंघन करता है, तब भी उसे वैलिड माना जाएगा, तब भी उसे वैध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखो, अनुच्छेद नंबर 14 विधि के समान संरक्षण की भी बात करता है। अनुच्छेद 39B और C ये समान कार्य के लिए समान वेतन या कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए विशेष कानून बनाने की बात करते हैं। तो जब भी आप किसी वर्ग के लिए विशेष कानून बनाओगे, तो कुछ लोग कहेंगे कि भैया आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया, क्योंकि आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता। तो तुरंत ये बात क्लियर करी गई है कि अगर संसद अनुच्छेद 39B और 39C के अंतर्गत कुछ वर्गों को विशेष सुविधा देती है, क्योंकि उनके सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना है, तो उसके लिए अनुच्छेद 14 के तहत उल्लंघन नहीं माना जाएगा, वो आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन नहीं माना जाए।
देखिए, इन अपवादों से सवाल पूछे जाते हैं, अपवादों से जुड़े हुए आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर कि आपको ये बातें याद रहें कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अनुच्छेद 361 के अंतर्गत अपने कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों के प्रति संरक्षण मिला है। एमपी अनुच्छेद 105, एमएलए एमएलसी अनुच्छेद 194 इसके तहत संरक्षण मिला है और 31 सी कहता है कि अगर संसद अनुच्छेद 39 बी 39 सी को पूरा करने के लिए कोई कानून बनाती है, कुछ वर्गों को विशेष कानून बनाती है, तो वो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं माना जाएगा। अच्छा, ऐसा ही संरक्षण ऐसा ही संरक्षण दिया जाता है कुछ और लोगों को, इसमें एक नाम आता है, जो भी एम्बेसडर्स आते हैं, जो भी विदेशी राजनयिक आते हैं, उन्हें भी ये संरक्षण है। आपने हमेशा देखा होगा, एक केस भी हुआ था कि नेपाल की एम्बेसी के शायद कुछ लोग थे, उन पर बलात्कार का या कुछ आरोप लगाया गया, पर उन्हें भारत की सरकार सजा नहीं दे सकती। हम इकोनॉमी में ये कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एम्बेसी को उस देश का वास्तव में क्षेत्रफल माना ही नहीं जाता। अगर अमेरिका का एम्बेसी भारत में है, तो उस एम्बेसी के अंदर भारत के कानून नहीं चलेंगे, वहां अमेरिका के कानून चलेंगे। अमेरिका के एम्बेसडर्स को भारत की सरकार सजा नहीं दे सकती, उनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकती। ठीक इसी तरीके से अगर हमारी संधि है किसी भी संस्थान के साथ, जैसे यूएन, तो उनके कोई कर्मचारी भारत आते हैं, तो उन पर भी भारत सरकार मुकदमा नहीं चला सकती। ठीक इसी तरीके से दूसरे देशों के अतिथि जो भारत आते हैं, विशेष तौर पर जो वहां के अध्यक्ष हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मान लो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए, उन्होंने यहां आके किसी का मर्डर कर दिया, तो हम उनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर सकते। ये सारी चीजें भी उसमें दी गई हैं, ये सारे पॉइंट भी उसमें दिए गए हैं। तो ये याद रखना, ये अपवाद हैं अनुच्छेद 14 के, ये एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल 14 के। तो ये सारी बातें प्यारे साथियों याद रखेंगे कि अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करती है। विधि के समक्ष समता एक नकारात्मक अवधारणा है, अमेरिका से ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ एक नेगेटिव कंसेप्ट है जो यूके से लिया गया है। जो विधि का समान संरक्षण है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये हमने अमेरिका से लिया है और यह एक सकारात्मक अवधारणा है, यह एक पॉजिटिव कंसेप्ट है जो समान परिस्थितियों में समान कानून बनाने की बात करती है। इसके अलावा गोल्डन ट्रायंगल की हमने बात की कि 14, 19 और 21 को गोल्डन ट्रायंगल कहा जाता है। 14, 16 समाजवाद, 39 डी, ये सारे समान कार्य समान वेतन से जुड़े हैं, मेनका गांधी केस। हमने अपवादों की बात कर ली कि अपवाद क्या क्या है, एक्सेप्शंस क्या क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। ये अनुच्छेद 14 और उससे जुड़ी हुई प्रमुख बातें हैं, आर्टिकल 14 और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं साथियों। ठीक है जी, चलिए अनुच्छेद 15 पर हम आगे बढ़ें, उससे पहले एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, मौलिक अधिकारों को लेकर के ना अलग अलग बातें कही गई, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ लिखा है पीपीटी में, तो परेशान मत होना, सब कुछ लिखा है, अपवाद क्या है क्या नहीं है, हर चीज हमने यहाँ लिख दी है, क्या है क्या है, ये छोटी छोटी बातें भी सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है ना, सब कुछ है। लेकिन अगर आप नोट्स बना रहे हो तो फिर जो मैं बोर्ड पे लिखता हूँ वहां से देखो, जवाहरलाल नेहरू ने ना ये अपवाद वाली बात कहाँ से आई ये समझना, क्यों हमने मौलिक अधिकारों को असीमित नहीं बनाया है, क्यों हमने फंडामेंटल राइट को एब्सोल्यूट नहीं बनाया है। तो जवाहरलाल नेहरू जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, एक बहुत ही लोकतांत्रिक नेता थे, इन्होंने यही कहा था कि देखो, मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने तो ये तक कहा था कि मौलिक अधिकार किसी विशेष कठिनाई के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज के रूप में देखा जाना चाहिए जिसे आप संविधान में स्थायी बनाना। उन्होंने ये कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि मौलिक अधिकार नागरिकों के विकास के लिए जरूरी हैं, लेकिन वे अधिकार सामाजिक जिम्मेदारी के साथ संतुलित होने चाहिए। तो इवन डॉक्टर अंबेडकर भी ये मानते थे
कि मौलिक अधिकारों को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, उन पर हमें युक्त-युक्त प्रतिबंध लगाने चाहिए, उन पर हमें रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने चाहिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का एक कथन है कि ये अधिकार महज कुछ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों के लिए एक वादा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय व सभ्य दुनिया के साथ किया गया एक समझौता। मेनका गांधी केस में कहा गया कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 एक स्वर्णिम त्रिभुज है। ये तीनों एक दूसरे से पूरी तरीके से जुड़े हुए हैं। ये सारी बातें की गई थी, इन सब के बारे में चर्चा की गई थी प्यारे साहब। तो यही है अनुच्छेद नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14। उम्मीद है कि अनुच्छेद 14 आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। आर्टिकल 14 के बारे में कुछ बेसिक बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी। संभवतः जो अधिकांश प्रश्न हैं, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं, वो यहीं से पूछे जाते हैं। मैं चाहूंगा कि यहाँ आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करें। देखो, ये बड़ा अच्छा तरीका होता है पढ़ने का, और ये ऑनलाइन में ही संभव है, ऑफलाइन में ये चीजें संभव नहीं होती। पर मैं चाहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए अपने वीडियो को पॉज करें। अगर आपके पास कोई कॉपी है या आपके पास कॉपी नहीं भी है, तब भी सारी चीजों को तुरंत मेमोराइज किया करो कि अच्छा, 14 में हमने 2 बातें पढ़ी। विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया, एवी डाइसी, नेगेटिव कंसेप्ट है। विधियों का समान संरक्षण अमेरिका से लिया गया, पॉजिटिव कंसेप्ट है। अपवाद भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं। क्या क्या है वो रिकॉल कर लो। मेनका गांधी केस को रिकॉल कर लो। आर्टिकल 39 डी समाजवाद, 14-16 ये समान कार्य के लिए समान वेतन बनाते हैं। 31 सी, 194, 105, 361, 361 ए, इन सबको ना रिकॉल कर लेना चाहिए। तो 1 मिनट का समय लगता है, पॉज करो और इन्हें बढ़िया तरीके से पढ़ लो। चलिए, तो अब समय है कि हम आगे बढ़ें और अपने अगले अनुच्छेद की बात करें, अपने अगले आर्टिकल की बात करें। अनुच्छेद 15, आर्टिकल नंबर 15, जो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करता है, जो कि प्रोहिबिशन करता है डिस्क्रिमिनेशन का ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एक बात आप ध्यान रखें कि हमने पूरा प्रयास किया है साथियों कि मैं सारे आर्टिकल को जैसे आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूँ, ठीक उसी तरह आपको नोट्स में भी दे दूं, क्योंकि कई बार होता यह है कि आर्टिकल को अगर मैं भाषा लिख करके दे दूंगा, तो फिर नोट्स और बेयर एक्ट में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, है ना। इसीलिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं कि जितनी आसान भाषा में, जितना तोड़ करके हम चीजों को दे सकते हैं, उतना तोड़ करके आपको दिया जाए, ताकि बहुत आसानी से चीजें आपको समझ में आ जाए। अब ये आर्टिकल लिखा है, सब कुछ लिखा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। पर थोड़ा सा ना समझते हैं, डिटेल में इस आर्टिकल की बात करते हैं। तो ये आर्टिकल बहुत क्लियरली पहली बात तो कर रहा है कि ये भेदभाव को रोक रहा है। आर्टिकल नंबर 15 जो है, ये किसको रोकने की बात कर रहा है? ये भेदभाव को रोकने की बात कर रहा है। ये डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की बात कर रहा है। ये बहुत आसान भाषा में कह रहा है कि देखिए प्यारे साथियों, धर्म के आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। रिलीजन के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। मूल वंश के आधार पर, अर्थात जो रेस है, उसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। जाति के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। कास्ट के आधार पे भेदभाव नहीं होगा। जन्म स्थान, अर्थात प्लेस ऑफ बर्थ, जन्म स्थान अर्थात प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। और साथ ही साथ में कह रहा है कि देखो प्यारे साथियों, लिंग के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा, अर्थात बेस्ड ऑन द जेंडर, लिंग, इस आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन ये आर्टिकल इतना आसान है नहीं जितना आपको दिख रहा है। कितने आधार हो गए? 5। धर्म के आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा।
मूलवंश, जाति, जन्म स्थान और लिंग, इन आधारों पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। इनके बेसिस पर स्टेट किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो सर क्या मामला है? आइए अब इस मामले को जरा डिटेल में समझते हैं। ये जो आर्टिकल है इसके 6 अलग-अलग पार्ट हैं। 15(1), 15(2), 15(3), ये जैसा बहुत ध्यान से समझिएगा। 15(3), 15(4), ठीक है जी, 15 सब क्लॉज 5 और 15 सब क्लॉज 6। और बहुत सारे अलग अलग केसेस भी इससे जुड़े हुए हैं। बहुत सारे अलग अलग केस इस पूरे के पूरे आर्टिकल से जुड़े हुए हैं जो आपको समझने की जरूरत है। अब एक एक करके हम इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले बारी आती है अनुच्छेद 15(1) की। देखो 15(1) में वही बात कही गई है कि जो राज्य है, जो राज्य वो केवल, स्टेट की परिभाषा क्लियर है, आर्टिकल 12 में हमने पढ़ ली थी। राज्य जो है वो केवल, यहाँ केवल शब्द का बड़ा इंपॉर्टेंस है। राज्य जो है वो केवल अर्थात ओनली, केवल भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, रिलीजन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा, लिंग अर्थात जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ओके, और मूल वंश अर्थात रेस के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, और साथ ही साथ में जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। ये 5 चीजें हैं। पांचों चीजें पता होना चाहिए कि रिलीजन है, जेंडर है, जाति है, मूल वंश है, रेस, ओके, और इसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ है। इनके आधार पर राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करे। इनके आधार पर जो राज्य है वो किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। मतलब यह नकारात्मक है, ये नेगेटिव है, ये राज्य को नियम कानून बनाने से रोकता है। राज्य ये नहीं कहेगा कि देखिए अभी हमने पुलिस की भर्ती निकाली है, अभी हमने दरोगा की भर्ती निकाली है, ये सिर्फ और सिर्फ जो भर्ती निकाली गई है ये मात्र मुसलमानों के लिए है, या मात्र हिंदुओं के लिए है, मात्र ईसाई के लिए है, मात्र सिख के लिए है? नहीं। वो ये भी नहीं कहेगा कि भाई ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है, ये सिर्फ राजपूतों के लिए, ये सिर्फ गुप्ता लोगों के लिए है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं होगा। या ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों महिलाओं के लिए है, हालांकि कुछ चीजों में वो हो सकता है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगा, कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो इन चीजों का आधार पर भेदभाव करे। लेकिन अभी इसके अपवाद भी हम पढ़ेंगे। यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है साथियों जिस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहां एक शब्द है केवल। अनुच्छेद में लिखा है केवल। केवल का मतलब यह है कि अन्य आधारों पर भेदभाव हो सकता है। इस आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकते। केवल मतलब इन पर नहीं होगा। दूसरा कोई आधार है उन पर भेदभाव हो सकता है, पर इन पर तो किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। अब देखो 15(2) भी इसी से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसमें भी यही बातें कही गई हैं, कोई अलग से बात नहीं है। अब अनुच्छेद 15(2) में यह कहा गया है कि जो भी सार्वजनिक स्थान है, जो भी सार्वजनिक स्थान है, जो भी सार्वजनिक स्थान है अर्थात पब्लिक प्लेसेस हैं, जो भी सार्वजनिक स्थान है, इट मींस जो भी पब्लिक प्लेस है, पब्लिक प्लेस है, इस पर भी इन आधारों पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो। सर सार्वजनिक स्थानों का मतलब क्या है? पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? रोड, दुकानें, रेस्टोरेंट, मनोरंजन के साधन। अब जैसे आप कहेंगे नहीं सर पीवीआर पब्लिक प्लेस कैसे हो गया? अरे भाई मनोरंजन का साधन है। आप ये नहीं कह सकते आपने सबके लिए अलाउ किया है। आप पेमेंट लगेगा पर अल्टीमेटली लोग जाएंगे। कोई रेस्टोरेंट ये नहीं कह सकता कि मैं फलानी जाति के लोगों को खाना नहीं खिलाऊंगा।
ये सारी बातें आप नहीं कर सकते क्योंकि अगर आपने एक दुकान सार्वजनिक स्थल पर खोली है, मतलब आप सार्वजनिक हैं, आप पब्लिक हैं। कोई कुआँ है, कोई झील है, तो वहाँ पर लोगों को रोका नहीं जा सकता। तो कोई भी दुकान हो, कोई रेस्टोरेंट हो, मनोरंजन का कोई स्थान हो, कोई भी कुआँ हो, नल हो, इन सब जगहों पर भी भेदभाव नहीं किया। अब ये जो अधिकार है ना, ये 15(2) में यह एक क्षैतिज अधिकार है। अब आप कहोगे सर ये नया शब्द क्या आ गया? इट इज अ हॉरिजॉन्टल राइट। बाकी अधिकांश ऊर्ध्वाधर है, ये क्षैतिज है। हॉरिजॉन्टल का मतलब ये है कि यह राज्य पर तो लागू होता ही है, यह स्टेट पर तो लागू होता ही है, पर यह नागरिकों पर भी लागू होता है, या आप कहें कि ये निजी व्यक्तियों पर भी लागू, निजी व्यक्ति या संस्था पर भी लागू होता है। मतलब अगर मान लो मेरे द्वारा भी एक दुकान खोली जाती है, मैंने एक रेस्टोरेंट खोला और वहां मैंने लिख दिया कि फलाने धर्म के लोगों को यहाँ खाना नहीं दिया जा सकता, फलानी जाति के लोगों को यहाँ खाना नहीं दिया जा सकता, तो मेरे ऊपर भी केस हो सकता है, क्योंकि ये अधिकार सिर्फ राज्य के विरुद्ध प्राप्त नहीं है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी प्राप्त है। इसलिए इसे क्षैतिज अधिकार कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल, कि ये राज्य के साथ साथ निजी व्यक्ति और निजी संस्थाओं के खिलाफ भी दिया गया है। ठीक है, निजी व्यक्ति और राज्य दोनों पर ये लागू होता है। ऐसे और भी अधिकार है, 17 है, 23 है, 24 है, ऐसे और भी अधिकार है। ठीक है, अगर आप क्षैतिज की बात करें तो 15(2) के साथ साथ 17, मतलब अस्पृश्यता सिर्फ राज्य के खिलाफ नहीं है। राज्य तो छुआछूत करेगा ही नहीं, राज्य तो अनटचेबिलिटी को परफॉर्म करेगा ही नहीं, लेकिन अगर निजी व्यक्तियों ने भी अनटचेबिलिटी को परफॉर्म किया तो उनके ऊपर मुकदमा होगा, उनके ऊपर केस होगा। इसी तरीके से 23, राज्य तो मानव का ट्रैफिकिंग नहीं कर सकता, मानव व्यापार नहीं कर सकता, फोर्स्ड लेबर नहीं करा सकता। अनुच्छेद 24, राज्य तो चाइल्ड लेबर नहीं करा सकता, पर ये निजी व्यक्ति भी नहीं करा। अगर कोई व्यक्ति भी ये काम कर रहा है तो उसके खिलाफ भी मुकदमा होगा, उसके खिलाफ भी चार्ज लगाया जाए। तो ये जो 15(2) है, 17 है, 23 है, 24 है, ये राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के खिलाफ भी दिए गए हैं। अलोंग विद द स्टेट दे आर ऑल्सो गिवन अगेंस्ट द प्राइवेट एंटाइटी। ठीक है जी। तो अब 15(1) और 15(2) ये तो बढ़िया बात कर रहे हैं सर, ये तो भेदभाव की मनाही कर रहे हैं। अब इसके अपवाद शुरू होंगे, अब इसके एक्सेप्शन शुरू होंगे। 1 और 2 ने क्या कहा? भेदभाव नहीं करेंगे, किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब भेदभाव शुरू होंगे, अब डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत शुरू होगी। इसमें पहला नंबर आएगा जी आर्टिकल नंबर 15(3). पहला जो इसमें नंबर आएगा वो है आर्टिकल नंबर 15(3) का। आर्टिकल नंबर 15(3) ये कहता है कि ठीक है, हमने 15(1) और 2 में जो कहा है वो ठीक है, पर उसके बाद भी ये अनुच्छेद राज्य को, स्टेट को ये अनुमति देता है, ये अनुमति देता है, ये परमिशन देता है कि वो महिला अर्थात विमेन, वो महिला अर्थात विमेन और बच्चे, और बच्चे अर्थात चिल्ड्रन, इनके लिए विशेष कानून बना सकती है, इनके लिए स्पेशल लॉ बना सकती, इनके लिए विशेष कानून बना सकता है, इनके लिए स्पेशल लॉ बना सकता। अब आप कहोगे सर देखो, 15 में तो आपने कहा था कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, 15(1) में यही था ना कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 15(1) में यही था ना कि जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, और यहां तो डिस्क्रिमिनेशन होने लग रहा है, यहां तो भेदभाव होने लग रहा है। तो ये खुद संविधान में लिखा है। अब वही बात की थी 14 में, कोई भी आर्टिकल ना संविधान का अकेला नहीं, एक आर्टिकल दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। 14 में वही बात की थी, विधि का समान संरक्षण, विधि के समक्ष समता नकारात्मक, लेकिन विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कहता है कि परिस्थितियां तो समान बनाओ फिर समान कानून बनाना।
और इसका सहारा भी सरकार ने लिया है। गवर्नमेंट ने इसका भर-भर के इस्तेमाल किया है, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, वो राइट टू एजुकेशन हो, आर्टिकल 21 ए के तहत, या फिर जो स्थानीय निकाय हैं, अर्थात जो भी हमारे पंचायत और नगर निकाय हैं, उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है, उसमें विमेन को रिजर्वेशन दिया जाता है। अनुच्छेद 243 डी और अनुच्छेद 243 टी, इसके तहत महिलाओं को पंचायत में आरक्षण दिया गया है और इसके तहत महिलाओं को नगर निकाय में आरक्षण दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, इतना ही नहीं, मातृत्व विकास कानून भी हमने बनाया है। जो मैटरनिटी रिलीफ एक्ट हमने बनाया है, मातृत्व लाभ अधिनियम, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, हमने एक कानून भी बनाया है जिसे हम मातृत्व लाभ अधिनियम के नाम से जानते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसके तहत महिलाओं को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं जब वो काम कर रही होती हैं। तो अनुच्छेद 15(3) राज्य को ये अनुमति देता है, स्टेट को ये अनुमति देता है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकते हैं, वो विमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल लॉ बना सकते हैं। अब आता है 15(4), ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए एक कहानी भी आपको सुननी पड़ेगी। अब आता है आर्टिकल 15(4). आर्टिकल 15(4) मूल रूप से हमारे संविधान में था ही नहीं, ओरिजिनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये था ही नहीं। इसे पहले संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इसे फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया, 1951 के द्वारा जोड़ा, जो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ, उसके द्वारा इसे जोड़ा गया। प्रथम संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया था। कमेंट करके जरूर बताना कि पहले संशोधन के द्वारा और किन चीजों को जोड़ा गया था, क्योंकि हमने पुरानी कक्षाओं में ये पढ़ा है। और इसकी जो पृष्ठभूमि है, इसको जोड़ने का जो कारण था, वो था चंपकम दोराई राजन, चंपकम दोराई राजन मामला, चंपकम दोराई राजन मामला। अब पहले इस आर्टिकल को समझने से पहले ना, हम चंपकम दोराई राजन के केस को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चंपकम दोराई राजन का मामला क्या था। देखो, चंपकम दोराई राजन मद्रास की ब्राह्मण वर्ग से आने वाली एक महिला थी। मद्रास में संविधान लागू होने से पहले एक नियम था, जिसमें शिक्षा संस्थानों में जो भी वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस हैं, सरकारी स्कूल हैं या बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया था कि इस जाति के लिए इतनी सीटें, उस जाति के लिए इतनी सीटें। अब क्या होता है कि चंपकम दोराई राजन ये मेडिकल की पढ़ाई करना चाहती थी, ये मेडिकल की स्टडी करना चाहती थी। इनके अच्छे नंबर आए, इन्होंने अपनी स्कूलिंग बहुत अच्छे नंबर से की, फिर एक मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पहुंच गई। अब जैसे ही मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए पहुंची, उन्होंने कहा कि देखिए, जो अनारक्षित वर्ग के लिए, अनरिजर्व के लिए जो भी सीटें थी वो ऑलरेडी भरी जा चुकी हैं, आपको हम एडमिशन नहीं दे सकते। तो उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि 1927 से एक कानून मद्रास में लागू है, जो शिक्षा संस्थानों में जाति या समुदाय के आधार पर आरक्षण की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है। तो अब चंपकम दोराई राजन इस चीज को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट पहुंच गई। आपको हमने शुरू में बताया था कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो उन्होंने आर्टिकल 226 का सहारा लिया और मद्रास हाई कोर्ट में एक अपील दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, भारत में अनुच्छेद 16 नौकरी में आरक्षण देने की बात करता है, गवर्नमेंट जॉब में आरक्षण देने की बात करता है, पर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण देने की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जब मद्रास
कि मेडिकल कॉलेज ने मेरा एडमिशन नहीं लिया, तो यह मेरे मौलिक अधिकार का उल्लंघन है, यह अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है, ये आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा यार बात तो आप सही कर रहे हो, ये आर्टिकल 15(1) का उल्लंघन है, अनुच्छेद 15(1) का उल्लंघन है कि धर्म, जाति, मूलवंश इनके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। पर चूंकि आपकी जाति ऐसी है तो आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं दिया जा रहा है। तो फिर कोर्ट ने मामला शुरू किया और सरकार को बुलाया, मद्रास सरकार को, कि बताओ भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मद्रास सरकार ने एक दलील दी कि डीपीएसपी में आर्टिकल नंबर 46 है, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आर्टिकल नंबर 46 है, जो राज्य से यह कहता है कि कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए काम करना है, जो भी वीकर सेक्शन है उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना है। और यहां से चंपकम दोराई राजन ने दो दलीलें दे दी थी। एक दलील उन्होंने दी थी कि ये मेरे 15(1) का उल्लंघन है, और दूसरा उन्होंने आर्टिकल 29 और 30 का भी सहारा लिया कि राज्य द्वारा पोषित संस्थानों में ये भेदभाव वगैरह नहीं होगा। तो यहां मद्रास कोर्ट ने ये रूल किया कि मद्रास मेडिकल कॉलेज के द्वारा चंपकम दोराई राजन को जाति के आधार पर एडमिशन ना देना आर्टिकल नंबर 15 का वायलेशन है। अतः उन्हें एडमिशन देने की घोषणा की और कहा कि जो भी जाति के आधार पर शिक्षा संस्थानों में मद्रास में जो आरक्षण किया गया है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। अब पूरे देश में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि यार इससे तो दिक्कत हो जाएगी। हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जब संविधान बना था तो अनुच्छेद 16 के तहत रोजगार में आरक्षण दे दिया गया, एम्प्लॉयमेंट में एससी और एसटी को रिजर्वेशन दे दिया गया था, पर शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की कोई बात नहीं थी। पर एक प्रश्न था कि अगर पढ़ने का ही अवसर नहीं मिलेगा तो फिर सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का क्या मतलब। तो अब नेहरू जी ने संविधान में पहला संशोधन किया और अनुच्छेद नंबर 15(4) को जोड़ा, और इसमें उन्होंने क्लियरली ये कहा कि अगर राज्य अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब या सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों को शिक्षा संस्थानों में शिक्षा संस्थानों में एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षण देती है तो ये गलत नहीं होगा, इसे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं माना जाए। तो शिक्षा संस्थानों में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15(4) ने राज्य को ये अनुमति दी, ना सिर्फ शिक्षा संस्थानों में बल्कि और भी किसी क्षेत्र में भी ये कर सकता है। तो सीधी सी बात जो इसकी भाषा है वो ये है कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों की उन्नति के लिए, इनकी उन्नति के लिए विशेष कानून बना सकती है, और इन कानूनों को चैलेंज नहीं किया जाएगा, इन कानूनों को कभी भी चुनौती नहीं दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि चंपकम दोराई राजन एक ऐसा केस जिसकी वजह से शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की शुरुआत हुई, क्योंकि चंपकम दोराई राजन में मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियरली ये कह दिया था कि शिक्षा संस्थानों में जो आरक्षण जाति और समुदाय के आधार पर दिया जा रहा है ये अनुच्छेद 15(1) और 15(2) का क्लियर वायलेशन है, क्योंकि 15(1) और 15(2) ये कहते हैं कि इन आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, और 15(2) तो विशेष तौर पर कहता है कि सार्वजनिक स्थानों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अच्छा एक बात और, वैसे हम आगे पढ़ेंगे, पर अभी से आप याद समझें कि चंपकम दोराई राजन मामले में मद्रास सरकार ने क्या दलील दी थी। तो मद्रास सरकार ने कहा कि देखो हमने ये जो आरक्षण की व्यवस्था की है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व का अनुच्छेद 46 के तहत की है, आर्टिकल 46 के तहत की। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार ऊपर, डीपीएसपी नीचे। तो अभी ना एक बहस पे हम चलेंगे, जब हम डीपीएसपी की बात करेंगे ना तो हम इस बहस की बात करेंगे
कि कब ये बात मानी गई कि मौलिक अधिकार और डीपीएस के बीच में कोई लड़ाई नहीं है। मिनर्वा मिल केस में फाइनली 1980 में जाकर के सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि यार इनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है। ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। ये तो एक दूसरे को ना एनहांस करने वाली चीजें हैं। तो इनको लड़ाई के रूप में मत देखो, इनको संघर्ष के रूप में मत देखो, इनको समन्वय के रूप में। जैसे हमने प्रस्तावना की बात की थी कि कितनी लंबी कहानी थी, तब प्रस्तावना में संशोधन की बात मानी गई। सेम हमने मौलिक अधिकारों में देखा था कि पहले कहा संशोधन नहीं होगा, फिर कहा संशोधन होगा, फिर कहा नहीं होगा, संसद ने संशोधन कर दिया। फिर अंततः केशवानंद भारती केस में यह माना गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करो, अनुच्छेद 13(4) का उपयोग करो, 368 के तहत संशोधन करो, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक कोर आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। फिर क्या था, इसी चीज को ना एक बाद में, चूंकि शिक्षा संस्थानों की बात जैसा मैंने कहा कि यहां बस ये कहा गया कि उनकी उन्नति के लिए विशेष कानून बना सकती। क्या कहा गया कि उन्नति के लिए विशेष कानून बना सकती है, और इसी के तहत मद्रास वाले लॉ को मान्यता दे दी गई। लेकिन फिर बाद में 15(5) में शिक्षा की बात अलग से जोड़ दी गई। 15(4) में क्या कहा था कि राज्य अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष कानून बना सकती है। लेकिन 15(5) जोड़ा गया और ये जोड़ा गया 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा। और इसमें यह कहा गया कि एससी, एसटी और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, याद रखना दोनों में आर्थिक नहीं है, दोनों में ही आर्थिक नहीं है, दोनों में ही इकोनॉमिक नहीं है, दोनों में आर्थिक नहीं है, दोनों में इकोनॉमिक नहीं है। कहा गया कि इन वर्गों को, इन सभी वर्गों को शिक्षा संस्थानों में भी आरक्षण मिलेगा, इन सभी वर्गों को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी आरक्षण मिलेगा। अब आप कहोगे सर ये तो पहले ही डाल दिया गया था। नहीं, थोड़ा सा क्लैरिटी इस बात की समझें कि आखिर ये चीज क्यों लाई गई, आखिर ये कंसेप्ट क्यों लाया गया। ये कंसेप्ट लाने का रीजन ये था कि इसमें राज्य को अनुमति तो मिल गई थी कि वो विशेष कानून बना सकता है, पर इसके द्वारा आपने भारत की सभी संस्थाओं में जो सरकारी हैं उनमें ये लागू कर दिया कि अब एससी, एसटी और सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षण देना ही होगा। तो इसी बात को स्पष्ट करके लिख दिया गया, बिल्कुल क्लेरिफाई करके लिख दिया गया। हालांकि एक बात यह भी है कि ओबीसी के मामले में क्रीमी लेयर का कंसेप्ट भी अपनाया गया है। वो क्या है वो हम अनुच्छेद 16 में पढ़ेंगे, आर्टिकल 16 में पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ, इसी के तहत दोस्तों हमने हाल ही में अनुच्छेद 15(6) भी जोड़ा है। ये तो बिल्कुल नया है, ये बिल्कुल ही लेटेस्ट है। अब आप जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस को भी आरक्षण मिलता है। तो याद रखेंगे 103 संविधान संशोधन, 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा हमने कहा है कि जो ईडब्ल्यूएस हैं उन्हें भी अब 10% आरक्षण शिक्षा संस्थानों में दिया जाएगा। 10% रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि 15(4) और 15(5) में सिर्फ आर्थिक आधार नहीं शामिल था, उसमें सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन शामिल था। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। 15(4) और 15(5) में पिछड़ेपन के दो ही आधार थे, एक सामाजिक और दूसरा शैक्षणिक, एक सोशली और दूसरा एजुकेशनली। लेकिन 15(6) में 103वां संविधान संशोधन जो हुआ उसके द्वारा आर्थिक आधार को भी जोड़ा गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के लिए शैक्षणिक आरक्षण की बात करी गई। तो एक बार क्विकली रिकॉल कर लें, आइए एक बार रिकॉल कर लेते हैं ताकि सभी बातें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं। 15(1) में क्या कहा गया है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, अन्य आधारों पर भेदभाव कर सकता है। 15(2) में भी यही बात की गई है कि राज्य
और निजी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश और जन्म स्थान इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे। 15(3) में कहा गया कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। 15(4) ये जोड़ा गया पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा चंपकम दोराई राजन मामले के बाद। इसमें कहा गया कि राज्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष कानून बना सकता है। इसी आधार पर मद्रास के जो शिक्षा संस्थान है उसमें आरक्षण जारी रहा। अंततः 93 संविधान संशोधन 2005 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा 15(5) को जोड़ा गया, जिसमें कहा गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। 15(6) ये हाल ही में 103 संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अब आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए भी शिक्षा संस्थानों में 10% आरक्षण दिया जाएगा, 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा। आइए एक बार देख लेते हैं, पहले समरी और फिर डिटेल में। देखिए सही वही बातें हैं। एक में लिखा है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। किसी नागरिक को दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। राज्य महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है। राज्य सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। शैक्षणिक संस्थानों में प्रावधान के लिए आरक्षण दिया गया है और 15(6) में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए भी विशेष प्रावधान की बात की गई है, स्पेशल प्रोविजन की बात की गई है। यह सारी बातें बहुत व्यवस्थित तरीके से पीपीटी में भी लिखी हैं, तो वहां भी आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी। देखिए लिखा है राज्य केवल, केवल शब्द को समझा भी दिया गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। इंग्लिश में भी है, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। डिस्क्रिमिनेशन can be made on other ground but cannot made on the religion, race, caste, sex, place of birth। ठीक है जी। फिर यहां देखिए सार्वजनिक स्थानों तक सभी की पहुंच राज्य और निजी व्यक्ति दोनों पर लागू है। 15(3) में महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बना सकता है, विमेन और चाइल्ड के लिए स्पेशल प्रोविजन कर सकता है। 15(4) में उन्नति के लिए, किसकी उन्नति के लिए? सामाजिक और शैक्षणिक वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति की उन्नति के लिए विशेष कानून बना सकता है। 15(5) 93 संविधान संशोधन 2005 शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की बात कही गई। ठीक है, ये क्रीमी लेयर क्या है ये बाद में आपको पढ़ाएंगे। और 15(6) में 103 संविधान संशोधन ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात कही गई, अल्पसंख्यक संस्थानों के अलावा। ठीक है जी। चलिए तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर हम कंप्लीट करेंगे साथियों। फिर आपसे कल मुलाकात होगी। कल की क्लास में हम 16, 17 और 18 को डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 16 काफी बड़ा है, उसमें काफी सारी चीजों को शामिल किया गया है, तो उन बातों की हम चर्चा डिटेल में करेंगे। क्रीमी लेयर की बात करेंगे और भी बहुत सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे कि आरक्षण को लेकर के इंदिरा साहनी का केस हो, कैसे इंदिरा साहनी केस, एम नागराजन केस और अलग अलग केसेस में ये बातें होती रही। अंततः ईडब्ल्यूएस को जो आरक्षण दिया गया उसकी मान्यता कैसे मिली, इन सभी के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखिए, रिवीजन करते रहिए। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, जीके पढ़ने का एकमात्र तरीका है लगातार रिवीजन करना। जय हिंद, जय भारत।